Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. इस वीडियो में हम बात करेंगे वन डायमेंशनल मोशन की, जो कि क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। हालांकि आज का जो वीडियो है बहुत ही बेसिक है और बहुत सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी क्लास 9th या लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही सिंपल है। हालांकि भाई बेसिक नॉलेज होगा तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, तो इसके लिए इस वीडियो को देखना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी नई बातें भी आएंगी जो कि आपको आगे हेल्प करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। वन डायमेंशनल मोशन में क्या क्या डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और क्या क्या जान पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। नो एनी ऑब्जेक्ट will be in absolute motion or absolute rest. Motion and rest are described with respect to other things. हमने जो लिख रखा है यहाँ पर, rest and motion are always relative. It means an object can be at rest for an observer and at the same time same object can be in motion when observed by another observer. एग्जाम्पल से समझिए इसका मतलब क्या हुआ। सपोज देर आर पैसेंजर सिटिंग इन ए कंपार्टमेंट एंड वन ऑब्जर्वर इज आउटसाइड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन इज मूविंग, देन द पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट ऑफ द मूविंग ट्रेन, दे आर सेड टू बी in a rest position with respect to each other. Inside the compartment, all are sitting. They are not moving at all with respect to each other. Therefore, the observer inside the compartment will observe that particular passenger is at rest. If the same passenger is observed by the person outside of the train and train is moving, then what will say? What will that observer will say who is outside of the compartment? He will say that the passengers are moving. He will not say that the passengers are in rest position, because he is comparing the change in the position with respect to the things outside of the train. तो उसे पता लगता है कि पैसेंजर तो जा रहे हैं, ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स जा रहे हैं, तो सब तो मोशन में है। लेकिन जब कोई पर्सन कंपार्टमेंट के अंदर बैठ करके ऑब्जर्व करता है तो उस कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में सभी तो जो है रेस्ट पोजीशन में है। तो सेम पर्सन जो है रेस्ट में भी है और वही पर्सन जो है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के जो कि वो ऑब्जर्व कर रहा है वो बता रहा कि नहीं ये तो मोशन में है। तो हमें जब किसी चीज को मोशन या रेस्ट में बताना पड़ता है तो हम विद रिस्पेक्ट टू बताते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट, एनी कार, व्हीकल और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू कैन से। तो हमें यह समझना है कि रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, वो रिलेटिव टर्म्स हैं, और ये हमने एक एग्जाम्पल से बात को क्लियर कर दिया है। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि इस किसी पर्सन का हम मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि कंपार्टमेंट के अंदर है दो तरह से। एक तो कोई ऑब्जर्वर आउटसाइड ऑफ द मूविंग ट्रेन है और दूसरा ऑब्जर्वर इनसाइड द मूविंग ट्रेन है, और दोनों के ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट में होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसको ऑब्जर्व कहां से किया जा रहा है। ये बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानना जरूरी है, क्योंकि हमने अभी देखा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा इनसाइड द कंपार्टमेंट था, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आउटसाइड ऑफ द मूविंग ट्रेन था।
दोनों के ऑब्जर्वेशन जो थे वो डिफरेंट थे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है भाई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द ऑब्जर्वर। सिंपली हम ये कह सकते हैं। और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है? कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, की रिक्वायरमेंट होती है। और टाइम भी हमें चाहिए कि अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम इट्स पोजीशन चेंजिंग और नॉट चेंजिंग, तो टाइम रिक्वायर्ड होगा हमें। और कोऑर्डिनेट सिस्टम रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन क्या है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए प्लेस, सिंपली वे में, हम जो हाईलाइटेड नहीं है उसको नहीं पढ़ रहे हैं क्या। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए प्लेस with respect to which observer can describe position, displacement, acceleration, etc. of a moving object. ये सिंपल डेफिनेशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको भी पढ़ते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए प्लेस अटैच्ड विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर हैविंग क्लॉक इज सिचुएटेड with respect to which observer can describe the position, displacement, acceleration, etc. of moving object. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? प्लेस ही तो है, और उस प्लेस के रिस्पेक्ट में, उसी जगह पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो डिस्क्राइब करना चाह रहा है मोशन को या एक्सेलरेशन को, पोजीशन को, वेलोसिटी को। तो उसके लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट सिस्टम उसी जगह से, उसी प्लेस से कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड होना चाहिए, और टाइम मेजरमेंट के लिए कुछ डिवाइस होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। हाईलाइटेड वाला हटा दीजिए तो बहुत ही सिंपल हो जाती है, हाईलाइटेड वाले को पढ़ दीजिए तो बहुत ही सिंपल हो जाती है ना। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए सब कुछ समझ में आएगा, और ये सब जो कुछ हम यहाँ पर लिख करके डिस्क्राइब कर रहे हैं ये आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा मिल जाता है, तो बाद में वहां से भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल, तो इट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर द न्यूटन्स लॉ holds good. An inertial frame of reference is either at rest or moving with constant velocity. ऐसे फ्रेम को जो कि रेस्ट में है, ऐसी जगह जहां से हम मोशन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं वो रेस्ट में है या फिर एक यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ को हम अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब समझिए जरा, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी। और ये कब तक पॉसिबल है? जब तक कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो देखते हैं क्या ये जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें कैसे न्यूटन्स लॉ होल्ड कर रहा है। अब जरा एग्जांपल समझिएगा। सपोज ट्रेन इज एट रेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट ऑब्जर्व्स एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब मान लिया हम दिखाते हैं कि जैसे ये ट्रेन है हमारी, और इसके अंदर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है ना। अब वो ये पैसेंजर जो है, मान लिया ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको ये ऑब्जर्व करना है। ट्रेन कैसी है? रेस्ट में है ना। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करता है। मान लिया
तो वो क्या देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है और इस फ्लोर का जो रिएक्शन है ऊपर लग रहा है और ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स आर इज इक्वल टू डब्ल्यू है तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। इट मीन्स ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यानी क्या है, ऑब्जर्वर कंपार्टमेंट के अंदर है, ट्रेन रेस्ट में है, उसने ऑब्जर्व किया कि ये ऑब्जेक्ट जो है प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको देख रहा है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है और उसका रिएक्शन फ्लोर का अपवर्ड लग रहा है। तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है इट मीन्स जो है ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो गया। अब क्या हो कि ट्रेन जो है मूव करने लगे विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी तक देखिए ये जो ट्रेन थी रेस्ट में थी और जो कंपार्टमेंट था वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि यहां पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो रहा है कि जब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इफ नेट फोर्स इज जीरो देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो ये बात यहां पर अप्लाई हो गई। अच्छा, अब यदि मान लिया ट्रेन, सेकंड केस देखिएगा, मूव करने लगे, तो जब मूव करने लगी ट्रेन तो क्या होगा कि पैसेंजर आगे बढ़ेगा, है ना, कंपार्टमेंट आगे, ट्रेन जा रही है इधर को, तो इसके अंदर बैठा पैसेंजर भी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी उसकी कैसी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट v से जा रहा है। अब उसी प्लेटफॉर्म पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को वह ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो देखेगा क्या कि एक वेट डाउनवर्ड लग रहा है, उसका रिएक्शन फ्लोर का अपवर्ड लग रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर की तरफ उसका मोशन दिखाई देगा। ट्रेन राइट हैंड साइड में जा रही है, ये ऑब्जेक्ट उसको लगेगा कि ये तो लेफ्ट में चलता हुआ जा रहा है ना। ट्रेन के मोशन के अपोजिट में वो ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस समय भी क्या है, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू है, यानी रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट है, तो नेट फोर्स जो है फिर से जीरो हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू हो गया जीरो। इसका मतलब न्यूटन्स लॉ कहता है if net external force acting on an object is zero, then the object will continue to move in the same direction with the same velocity if it is in moving condition। तो हमारी ट्रेन मूव कर रही थी, उसी समय मूव करने के पहले नहीं, मूव करने के बाद, और उसने ऑब्जर्व किया पैसेंजर ने, है ना, और ट्रेन की स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो ये ऑब्जेक्ट बैक साइड में मूव करता हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको दिखाई दिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो है, तो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेट फोर्स जीरो है, ऑब्जेक्ट मोशन में था, पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, तो पीछे की तरफ अब भी जाता हुआ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब ये इस बार भी जो कंपार्टमेंट है जहां से मोशन ऑब्जर्व किया जा रहा है वो इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये तो बात हुई इनर्शियल फ्रेम की। अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। इट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर द न्यूटन्स लॉ विल नॉट होल्ड ट्रू। यहां पर न्यूटन्स लॉ फेल हो जाएंगे, और इसका एग्जांपल है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जरा देखिएगा, ये ट्रेन है हमारी, ठीक है, वही एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, ये राइट हैंड साइड को मूव कर रही है ना। अब पैसेंजर बैठा हुआ है यहां पर, वो उसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कि प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, और ये मोशन इसका कैसा है, इस बार एक्सेलरेटेड है। ट्रेन की स्पीड लगातार बढ़ रही है। अब ये पैसेंजर जो कि कंपार्टमेंट में है, मूविंग ट्रेन है, एक्सेलरेटेड ट्रेन है, उसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो देखता है कि एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है
एक फोर्स रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है और फोर्स तो इस तरह से लग रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट इधर जो है वेरिंग वेलोसिटी से, उसकी भी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ट्रेन की बढ़ रही है वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट की भी बढ़ रही है। मतलब ये भी मोशन जो है, इसमें भी कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इस ऑब्जेक्ट में भी एक्सेलरेटेड मोशन उसको ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेटेड थी, लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन था वो भी एक्सेलरेटेड उसने पाया बैक साइड में। लेकिन जब उसने न्यूटन्स लॉ लगाना चाहा तो वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहां पर उसको कोई फोर्स लगाने वाला और तो कोई दिख नहीं रहा, केवल ये दो फोर्स लग रहे हैं, आर और डब्ल्यू। अभी भी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू ही है, तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स अभी भी जीरो ही है। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट के में मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है। तो नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ तो फेल हो गया। उस जब एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहे हैं तो एक्सेलरेशन कैसे पॉसिबल है? भाई एफ इज इक्वल टू एम ए होता है न्यूटन से सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, और नेट फोर्स जीरो है, फिर भी ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेटेड उसमें दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन उसमें दिख रहा है, क्योंकि ये जो जिस फ्रेम से वो इसको ऑब्जर्व कर रहा था ऑब्जेक्ट को, ट्रेन का कंपार्टमेंट, वो भी तो एक्सेलरेटेड ही है। तो इस तरह से एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो नॉन इनर्शियल होगा, क्योंकि यहां पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं किए जा सके। आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है अर्थ के बारे में कंफ्यूजन यदि कोई है तो उसको देख लेते हैं। क्या है देखिए, नोट, वी नो दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट। ड्यू टू दिस, भाई सर्कुलर ऑर्बिट में जब मूव कर रही है अर्थ तो उसकी लगातार वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब अर्थ का मोशन एक्सेलरेटेड हुआ। जब मोशन एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब अर्थ से बैठ करके, अर्थ पर बैठ करके हम किसी आउटसाइड की ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो हमें, क्योंकि हम कहाँ हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, अर्थ पर हैं और बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम न्यूटन्स लॉ नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका मतलब अर्थ जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। कब? जब हम अर्थ पर बैठ करके उसके बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तब। लेकिन यदि हम अर्थ पर ही हैं और अर्थ पर बैठ करके अर्थ पर सिचुएटेड ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करें तो उस केस में अर्थ को रेस्ट में माना जा सकता है। हम क्या कर रहे हैं, अर्थ पर हैं और अर्थ पर के ही ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो कोई भी फ्रेम जो रेस्ट में होता है वो तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो उस केस में अर्थ जो होगी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पर ही है तो उस केस में अर्थ को रेस्ट में माना जा सकता है। और जब रेस्ट में अर्थ है तो इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। लेकिन जब हम आउटसाइड की ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे अर्थ से तो उस समय अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करेगी। यही बात यहाँ लिखी हुई। वी नो दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट। ड्यू टू दिस its velocity is changing with time, so Newton's law, first law, does not hold good when a person on earth observes the things outside of it. So earth is non-inertial frame of reference. However, for the motion of object on the earth can be taken at rest. जब हम उन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो अर्थ पर ही हैं तो उस केस में अर्थ को रेस्ट में लिया जा सकता है। देन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द पर्सन ऑन अर्थ इज टेकन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। वन डायमेंशनल मोशन होता क्या है, टू डायमेंशनल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल क्या होता है, यहां से हम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिंपल ही है।
The motion of an object is said to be one dimensional if only one coordinate is needed to specify the position of an object. फॉर एग्जाम्पल है ये ट्रेन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रैक। मान लिया ये ट्रैक है जिस पर ट्रेन मूव कर रही है ना, इधर को जा रही है। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? मान लिया एक्स कोऑर्डिनेट केवल चेंज हो रहा है। ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस ट्रेन। इसका मतलब यहां पर वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है ट्रेन का। केवल एक कोऑर्डिनेट हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि ट्रेन एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। हो सकता है कोई ट्रेन वाई एक्सिस के अलोंग जा रही हो तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जेड एक्सिस के अलोंग जा रही होगी तो जेड एक्सिस चेंज होगा। मतलब एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया। इसी तरह से टू डायमेंशनल मोशन हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, वन की जगह पर टू लिख दो, है ना, यहां पर क्या लिख दो, टू। The motion of an object is said to be two dimensional if only one, टू, हम वन की जगह क्या लिखोगे, टू, और यहां भी लिख दोगे वन डायमेंशनल की जगह टू। ओनली two coordinates is needed to specify the position of an object, है ना। तो टू डायमेंशनल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें टू कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होंगे। तो वो टू डायमेंशनल मोशन हो सकता है, हो जाएगा। तो जैसे मान लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट यदि चेंज हो रहे हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर ट्रैक, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यानी एक साथ में दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो एग्जांपल है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए प्लेन। प्लेन में जब मूव कर रहा होगा, ये मान लिया प्लेन है और ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा, फिर आगे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, यानी टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली। इट मींस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल केस में क्या लिखेंगे कि यहां पर जहां जहां वन लिखा है वहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे थ्री। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल इफ थ्री कोऑर्डिनेट, है ना, यहां पर लिख देंगे थ्री। थ्री कोऑर्डिनेट्स इज नीडेड, थ्री कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड, यहां इसकी जगह आर लिख देंगे। थ्री कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या, मोशन ऑफ बटरफ्लाई इन द गार्डन। अब बटरफ्लाई कभी उधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर आ रही है, तो इसका मतलब उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी रिक्वायर्ड है, वाई कोऑर्डिनेट भी रिक्वायर्ड है, जेड कोऑर्डिनेट भी रिक्वायर्ड है। मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, तो वो हो गया थ्री डायमेंशनल केस। तो वन डायमेंशनल में बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करेगा। टू डायमेंशनल में ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करेगा और थ्री डायमेंशनल में ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करेगा जहां तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे। अब कई बार जो है हम कंफ्यूज होते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट की साइज का हो। जब किसी ऑब्जेक्ट का हमें मोशन डिस्क्राइब करना होता है तो कई बार हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कब कहेंगे, देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन द गिवन टाइम। Any distance moved by the object in the given time is very large in comparison to its size, then that object is said to be point object. Example दिया हुआ है कि एक अर्थ को अर्थ इतनी बड़ी है लेकिन उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, द अर्थ कैन बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। पूरे स्पेस के कंपेरिजन में देखा जाए अर्थ उस समय एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है जब वो सन के अराउंड जो है रिवोल्यूशन कर रही होती है। अब जैसे मान लिया क्रिकेट की बॉल है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, दैट बॉल, क्रिकेट बॉल कैन बी कंसीडर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट विद रिस्पेक्ट टू बैट the cricket ball cannot be considered as a point object.
अब सिंपल डेफिनेशन है, डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज इट्स डिस्टेंस। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो भी लेंथ ऑफ पाथ है वो जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उसको हम कहेंगे। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, चाहे वो लेफ्ट, यहाँ हमसे लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, केवल टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हम मेजर कर लेंगे। दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इनिशियली कहाँ से चला, फाइनली कहाँ पर पहुंचा, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब ऑब्जेक्ट सपोज यहां से चलना शुरू किया ए पॉइंट से, यहां पहुंचा बी पर, फिर इधर आ गया सी पर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन सी है, तो ए और सी के बीच की डायरेक्ट जो डिस्टेंस होगी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी जो होगी, वो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसमें हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ए से चले और बी तक जाए और बी से वापस लौट करके फिर से ए पर आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। अब मान लिया ए को क्रॉस करके वो लेफ्ट में चला गया, सी पर आ गया, है ना। तो एक्स ए से बी जाने पर मान लिया x1 है और बी से सी जाने पर x2 है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो ये हुई। तो यहां पर हमारा x2 निगेटिव है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चला, पहले वो ए से बी गया, है ना। तो x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो पॉजिटिव हो गया, है ना। और फिर बाद में बी से सी आया x2। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट है देखा जाए इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस तो AC है, और AC की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी। इस तरह से तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। तो उसको देखने पर हम देखेंगे, पता लगाएंगे कि जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है और 0 भी हो सकता है। जहां से ऑब्जेक्ट चले वहीं पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। यानी डायरेक्शन का भी हम यहाँ पर कंसीडरेशन करेंगे, और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी हो। यूनिट दोनों की सेम है, मीटर मीटर ऐसा यूनिट। तो ये यही बताया गया x1 एंड x2 आर द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1। विद साइन हम यहाँ पर इनको लेंगे और उससे हमें पता लगेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या है ना। तो यहाँ बताया गया x2 ग्रेटर देन x1 होगा तो डेल्टा x पॉजिटिव होगा, x2 लेस देन x1 हो जाएगा तो देन डेल्टा x नेगेटिव हो जाएगा, और x2 इक्वल टू x1 हो जाएगा तो फिर जो है डेल्टा x की वैल्यू 0 हो सकती है ना। आगे बढ़ते हैं। नोट, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। देखिएगा, while the displacement is independent of path but depend only on the initial and final position। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, ए से मूव करना शुरू किया और वो जस्ट उसके अपोजिट बी पॉइंट पर पहुंच गया, रेडियस इसकी आर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है? मान लिया कोई पॉइंट P है तो ए पी बी तो डिस्टेंस हो गई ए पी बी, और वो क्या होगी? इसकी सरकमफ्रेंस का हाफ, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होती है, वो हो गई पाई आर। ये हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हो गई ए बी। तो ए बी क्या है, ए बी डायरेक्ट जो है वो तो डायमीटर है, और डायमीटर जो होता है 2r के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 2r है, जबकि जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पाई r है। तो डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, उसने ए पी बी पाथ फॉलो किया, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जो है डिस्टेंस कवर्ड हो गई, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, स्पीड की भी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या होती है, इट इज डिफाइंड है द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और डायमेंशनल फॉर्मूला m0L t-1 हो जाएगा। अब इसमें कुछ हम डिफरेंट केसेस लेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरह से जो है हम एवरेज स्पीड भी निकालते हैं। डिफरेंट केसेस में एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज तब हम पता करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग स्पीड से चल रहा होता है। प्रैक्टिकली तो यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से तो कांस्टेंट स्पीड से तो चल ही नहीं सकता, स्पीड तो चेंज करना ही होगा, है ना, और करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। कभी स्पीड ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कितनी ट्रेवल की और कितना टाइम लगा, है ना। तो इस तरह से देखिएगा, द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी बात याद रखिए, एंड कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। यदि मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड जो है जीरो तो कभी नहीं होगी और हमेशा पॉजिटिव ही स्पीड होगी। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, अभी जो हम बात कर रहे थे, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डेल्टा एक्स है अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी, टोटल टाइम टेकन। इसी पर्टिकुलर हम जैसे मान लिया यहाँ से लखनऊ जाएं तो रास्ते में बहुत सारी स्पीड जो है हमें लेनी पड़ेंगी, कई बार हाई स्पीड भी होगी, लो स्पीड भी होगी। तो हम क्या करें, इस पर्टिकुलर जगह से जहाँ से हम चल रहे हैं और लखनऊ पहुँचने का कितना टाइम लगा, और मान लिया यहाँ से लखनऊ तक की जो है डिस्टेंस कितनी है, डिवाइड कर दें तो एवरेज स्पीड आएगी। जो एवरेज स्पीड आएगी तो ऐसा तो नहीं कि हमने उसी स्पीड से चला है, हाँ कभी वो स्पीड भी रही होगी जो हमारे आंसर में आ रही है। तो अब हम कुछ अलग अलग केसेस लेते हैं एवरेज स्पीड निकालने के। फार्मूला यही है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिएगा केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या है, इफ पार्टिकल क्या कहें ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 s2 s3 डैश sn विद स्पीड v1 v2 v3 एंड vn रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है ना इसमें, स्पीड के केस में डायरेक्शन बदल भी सकती है, हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही पता करनी है। तो अब जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो s1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से ट्रेवल की, s2 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से ट्रेवल की, s3 डिस्टेंस v3 वेलोसिटी से ट्रेवल की। इस तरह से sn डिस्टेंस जो है उसने vn स्पीड, वेलोसिटी नहीं कहेंगे, स्पीड कहेंगे, स्पीड से ट्रेवल की, है ना। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो हम निकाल सकते हैं कि सबको ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई। अब टाइम टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट जो है डिस्टेंसेज हैं उनको करस्पॉन्डिंग स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल की थी, तो s1 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा, s1 अपॉन v1। इसी तरह से s2 अपॉन v2, इन सबको ऐड कर लिया तो हमें टोटल टाइम टेकन पता लग गया। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड s1 प्लस s2 प्लस s3
प्लस एस एन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन क्या है, ये है S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। इस तरह से टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज स्पीड इस केस में पता लग जाएगी। देखिए ये लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है S1 प्लस S2 प्लस डैश 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 Sn डिवाइडेड बाई S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। ये टाइम है, अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है ना, उन सबको ऐड कर लिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि एक सिंप्लीफाइड फार्मूला भी हो सकता है। क्या, इफ द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज विद डिफरेंट स्पीड V1 एंड V2। डिस्टेंस जो है इक्वल है, 10 किलोमीटर उसने V1 स्पीड से ट्रेवल की और 10 ही किलोमीटर V2 स्पीड से ट्रेवल की, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए यस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से सपोज यहां तक डिस्टेंस और फिर उतनी ही डिस्टेंस, ये भी यस है और ये भी यस है। ये स्पीड V1 से चल रहा है और इधर वाली डिस्टेंस जो है A से B V1 और B से C V2 स्पीड से चल रहा है। तो फार्मूला तो यही लगेगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, 2s हो जाएगी। A से B जाने में टाइम कितना लगा, टाइम निकाल लीजिए। A से B जाने में, A से B जाने में टाइम लग रहा है कितना, यस अपॉन V1, और B से C जाने में कितना टाइम लग रहा है, यस अपॉन V2। टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम यहां निकालें, टोटल टाइम इज इक्वल टू हो गया यस अपॉन V1 प्लस यस अपॉन V2। यस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा V1 V2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा V1 प्लस V2। तो ये हुआ टोटल टाइम टेकन। तो वहां पर टोटल टाइम टेकन रख लीजिए इस फार्मूले में। V एवरेज निकालने के लिए टोटल टाइम आया है यस इंटू V1 प्लस V2 अपॉन V1 इंटू V2। तो यस से यस कट जाएगा, V1 V2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस लेते हैं, केस 2। इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड V1 V2 एंड Vn ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T1 T2 Tn। यहां पर क्या है, टाइम इंटरवल में कितनी उसकी स्पीड रही थी। मान लिया जो है 1 घंटे तक उसकी स्पीड V1 रही, अगले घंटे में V2 स्पीड हो गई, है ना। तो ये अगले घंटे से मान लीजिए 1.5 आवर तक V2 रही। मतलब यहां पर क्या होगा कि स्पीड्स जो होंगी दी गई होंगी और टाइम दिए गए होंगे कि जितना टाइम तक उस पर्टिकुलर स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करता रहा। फार्मूला वही है एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैसे पता लगेगी, क्योंकि वो V1 जो है स्पीड से T1 टाइम तक चला, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाए, V1 इंटू T1। वेलोसिटी को टाइम से स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें T1 टाइम में चली गई डिस्टेंस पता कर ली। इसी तरह से T2 टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल पता करना है तो T2 और V2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से टाइम और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन करके हम ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड पता लग जाएगी। और टोटल टाइम तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है कि सारे टाइमिंग को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम पता लग जाएगा। इस तरह से एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस डैश 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 Vn Tn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 Tn। तो इस तरह से हम इस केस में जो है एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि कुछ स्पेशल मतलब टाइम हम सेम ले सकते हैं या वेलोसिटी सेम ले सकते हैं, तो उसको हम थर्ड केस में देखते हैं कि हम वहां पर टाइम हमेशा सेम रहा, है ना। मतलब 1 आवर तक V1 स्पीड से, 1 आवर तक V2 स्पीड से, 1 आवर तक जो है V3 स्पीड से ट्रेवल करे, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एक सिंप्लीफाइड फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। देखिएगा ये है, इन द अबव केसेस क्या हो जाए कि T1 इज इक्वल टू T2, सारे टाइमिंग इक्वल हो, इज इक्वल टू T हो। तो अभी जो फार्मूला आया था एवरेज स्पीड में क्या होगा कि T कॉमन हो जाएगा ऊपर,
वैसे तो T1 T2 T3 थे, अब सब जगह T हो गया है ना। तो V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 Bn इंटू T अपॉन NT है ना। भाई T प्लस T n टाइम्स ऐड किया तो NT हो गया, तो T कैंसिल आउट हो गया। तो उस केस में एवरेज स्पीड सिंपली हमें क्या करना है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Bn अपॉन n, जितने भी आवर्स तक वो ट्रेवल करता रहा, तो हम इस तरह से एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये जो अगला स्लाइड में बात बताई गई है ये हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हैं। वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत स्पेशल है ना, और मुश्किल है, नो। भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा कि नाम है कि स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उसकी स्पीड क्या थी। अब बॉडी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो किसी खास टाइम पर या कहें हम किसी पोल को क्रॉस करते समय व्हाट वाज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो वो होगी इंस्टेंटेनियस। जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे सामने से क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करते समय जो स्पीड उसकी रही वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी उस समय। पर्टिकुलर टाइम हमें यहाँ लेना पड़ता है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये कैसे, ये तो एक लिमिटिंग केस हो गया। हमने अभी क्या किया कि जो एवरेज स्पीड निकालते थे तो उसमें टाइम जो था बहुत बड़ा होता था, ड्यूरेशन ऑफ टाइम था। अब हमारा ड्यूरेशन जो था घट करके नियर अबाउट जीरो हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। गैप जो था, जो हमें ऑब्जर्व करने का टाइम इंटरवल था, वो हमने बहुत ही स्मॉल कर दिया। तो जब टाइम इंटरवल स्मॉल हो जाएगा, एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर जगह से उस समय वो क्रॉस कर रही होगी, तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको थोड़ा मैथमेटिकली डिफरेंट ढंग से लिखते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहां पर टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज पॉसिबल लेंगे, मतलब क्लोज, वेरी क्लोज टू जीरो। और ये क्या थी? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एवरेज स्पीड थी। तो उसी का हमने लिमिटिंग केस ले लिया। जो एवरेज स्पीड के केस में टाइम ड्यूरेशन बहुत लार्ज होता था, उसको घटाते 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 नियर अबाउट टू जीरो ले लिया। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट कहीं किसी जगह पर होगी, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी स्पीड क्या रही होगी ये पता लग जाएगा। और इसको हम लिखते हैं ds/dt। जब भी ये हमने मैथमेटिकल टूल में भी डिस्कस किया हुआ है, वहां जाकर और देख सकते हैं। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो एवरेज जो है स्पीड में ये लिमिट लगा देने पर हम उसको लिखते हैं ds/dt। हियर यस रिप्रेजेंट डिस्टेंस। तो ds/dt है क्या? इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर